हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 12th में आज हम करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग एनसीईआरटी क्लास 12th का ये चैप्टर नंबर 12 है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1। लीनियर प्रोग्रामिंग में जो मेन है वो कुछ ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, जो मैक्सिमम मिनिमम मीन्स कोई एक प्रॉब्लम आपको दी जाती है, उस प्रॉब्लम की पहले उसको फॉर्मुलेट करना होता है, मीन्स उसको मैथमेटिकल मॉडलिंग की तरह फॉर्मुलेट करना है, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करना होता है। लेकिन यहाँ जो जिस तरीके से हम जो पैटर्न है बुक का वो ये है कि पहले सॉल्व करना सिखाया गया है लीनियर इनइक्वालिटीज, क्योंकि लीनियर इनइक्वालिटीज हम 11वीं में पढ़ चुके हैं, तो लीनियर इनइक्वालिटीज के हेल्प से हमें सॉल्व करना सिखाया गया, फिर उसका स्टैंडर्ड ऊपर किया गया है, मीन्स फिर आपको फॉर्मुलेट करके फिर सॉल्व करना सिखाया गया है। अगर सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां पर क्वेश्चन ज्यादातर यही दिए जाते हैं, पहले फॉर्मुलेट करना होता है फिर सॉल्व करना होता है, जो कंप्लीट है अपने आप में। तो यहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहले जिस तरीके से दिया गया है उस तरीके से हम करते हैं। तो यहाँ जो जो टर्मिनोलॉजी आएगी वो हम देखते हैं क्या है कि सबसे पहले कोई प्रॉब्लम दी गई, मान लो कुछ हम जो है अपने वैसे कोई अगर बिजनेस शुरू करते हैं या कुछ भी शुरू करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है जो माइंड में, उसको हम डिसीजन वेरिएबल कहते हैं। जो हम सोच रहे हैं उसको डिसीजन वेरिएबल कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका डिसीजन वेरिएबल आपका एक्स और वाई के फॉर्म में होगा, क्योंकि हम जो है 2 डायमेंशन में ही बात कर रहे हैं, तो केवल एक्स वाई मीन्स सारे प्रॉब्लम आपको ग्राफ से करना है, तो ग्राफ हम एक्स वाई के फॉर्म में ही बनाते हैं 2 डायमेंशन में। तो हम जो डिसीजन वेरिएबल्स कहेंगे वो एक्स वाई को कहेंगे। अब एक्स वाई हमारे डिसीजन वेरिएबल होते हैं, तो इसका मतलब जो ऑप्टिमल वैल्यू आएगा वो यहाँ लीनियर के फॉर्म में बनाएगा, मीन्स आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसको बोलेंगे वो इस फॉर्म में आएगा, ax प्लस बी के फॉर्म में, ax प्लस बी वाई के फॉर्म में। वो हम धीरे धीरे सेकंड एक्सरसाइज में इसको अप्लाई करेंगे, अभी हम बेसिक देख रहे हैं। तो जो जो टर्मिनोलॉजी आएगी वो देखो क्या है। सबसे पहले यहाँ क्या आएगा, डिसीजन वेरिएबल मीन्स एक्स वाई को हम कहते हैं डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल जो भी हमारे होते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, तो मीन्स डिसीजन वेरिएबल जो एक्स वाई होगा वो हमेशा नॉन नेगेटिव आपका नंबर्स होगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होगा। इसका मतलब क्या है, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। नॉन नेगेटिव मींस ग्रेटर आर इक्वल टू 0, नेगेटिव नहीं होने चाहिए। कोई चीज हम प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहला काम है कि जो हमारे डिसीजन है, जो हमारे थॉट हैं वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो पहला चीज ये देखना है कि जो एक्स वाई हम यहाँ वेरिएबल लेंगे वो हमारे नेगेटिव नहीं होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या है कि हम उनके हिसाब से, हमारा जो मकसद है वो ऑप्टिमाइजेशन है, मीन्स ऑप्टिमल वैल्यू पता करना है। जो हमारी प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम इस तरीके से होगी जो आप वैसे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमने उसको रखा था, लेकिन आप देखो उधर क्या क्या है। जैसे हमारे पास प्रॉब्लम क्या, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम होती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम क्या होता है, कोई चीज हम मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, अब हमारे पास क्या क्या चीजें होती है उसमें, हमारे पास लेबर फोर्सेस होता है, मशीन आवर्स कितना है, और हमारे पास जो हैंड से काम करने वाले वो कितने आवर्स हैं। दूसरी चीज हमारे पास अवेलेबिलिटी क्या है रखने की, कितना हम रख सकते हैं। फिर हम देखते हैं इस पर हमारा प्रॉफिट कितना, हर एक प्रोडक्ट पर कितना प्रॉफिट है। तो ये सारी चीजें हमारे माइंड में रहता है। फिर हम उस हिसाब से अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला काम हमारा ये रहता है ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। तो सबसे पहले हमारा जो भी प्रोग्राम होगा उसमें हम क्या बनाएंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। एलपीपी का जो सबसे पहला काम है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। इसके बिना ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, इसके बिना हम जो है कोई काम नहीं शुरू करेंगे। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं क्लियर है तो हम जो है नहीं कर सकते, ये सब बीच में जरूरत पड़ेगी। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में हमेशा होगा अगर कॉस्ट लगानी है तो मिनिमम लगाना पड़ेगा। जैसे बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम होगी, ऐसे डाइट प्रॉब्लम होगी। डाइट प्रॉब्लम में क्या होगी, कुछ विटामिन हमें चाहिए कुछ पेशेंट के लिए, या कोई जो है एग्रीकल्चरल फील्ड में कुछ न्यूट्रिएंट चाहिए फील्ड को, और हमारे पास जो है मिनिमम रिसोर्सेज से उसको कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ उसको हम डाइट प्रॉब्लम कहते हैं, डाइट से रिलेटेड है। इसी तरीके से एलोकेशन प्रॉब्लम होगी, हमारे पास कुछ पैसे हैं उनको हमें लगाना है, इस तरीके से लगाना है कि हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पर क्या है, हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमम के मीन्स मैक्सिमाइज वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैक्सिमम रिसोर्सेस मिनिमम, प्रॉफिट मैक्सिमम। कोई नंबर्स आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, मींस नंबर हम मान लो पहले प्रोडक्ट एक्स बना रहे हैं, दूसरा वाई बना रहे हैं, तो इस तरीके से नंबर जो आएगा प्रोडक्ट का वो मैक्सिमाइज करना।
तो इन सब टाइप की भी प्रॉब्लम्स आएगी। तो डाइट प्रॉब्लम, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, एलोकेशन प्रॉब्लम, इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कहीं हमें गोडाउन से और गुड्स भेजना है, मान लो कोई मैन्युफैक्चरर है उसको गुड्स भेजना है, तो ट्रांसपोर्टेशन उसके मिनिमम लगे, तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइज करने की प्रॉब्लम। तो जो हमें जो जरूरत है उसको कभी कोई मिनिमम की जरूरत है जो हम इनपुट लगा रहे हैं, और जो आउटपुट चाहिए वो मैक्सिमम चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको मैक्सिमम मिनिमाइज प्रॉब्लम कहते हैं, या इसको कहते हैं हम ऑप्टिमल वैल्यू। तो दूसरी चीज क्या है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमारा दूसरा पॉइंट हमेशा रहेगा कि ऑप्टिमाइजेशन, हमारा काम क्या रहेगा, ऑप्टिमाइजेशन, जो कुछ हमारे पास है उस रिसोर्सेस का ऑप्टिमाइजेशन, मींस ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो ये देखना है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, जो हमारे पास रिसोर्सेस है उनका ऑप्टिमाइजेशन। इसी तरीके से देखते हैं, तो यहां क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या है। फिर अब इसको पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ होगा, हमारे पास कुछ डिसीजन वेरिएबल्स हैं। तो डिसीजन वेरिएबल्स हमेशा किस तरीके से होंगे, इक्वल के फॉर्म में कभी नहीं होंगी, वो एक बंधी हुई बात होगी कि जो जो हमारे पास जो माइंड में आ रहा है वो हमेशा एक लीनियर इक्वलिटीज के फॉर्म में होगा। उस लीनियर इक्वलिटीज को, जिसको हम 11th में कह रहे थे, यहाँ पर लीनियर कंस्ट्रेंट्स कहेंगे या फिर कांस्टेंट कहते हैं, सिर्फ कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या है, कंस्टेंट मतलब वही जो आप वहां पढ़ रहे थे, लीनियर यहाँ पढ़ रहे हैं क्योंकि ग्राफ से करना है, तो लीनियर इनइक्वालिटीज को ही कहा जाता है। अब इनके हेल्प से लीनियर इनइक्वालिटीज जो दिया जाएगा, जो आपके पास कंस्टेंट दिया जाएगा, हम इसको कहेंगे सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, हमेशा लिखा जाएगा सब्जेक्ट टू कंस्टेंट। मींस हमारे पास उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए है क्या क्या चीजें। हमने ऑब्जेक्टिव तो बना लिया कि ये चीज चाहिए, लेकिन उसके लिए सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या है, एसटीसी क्या है, मीन सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या है, वो हम देखेंगे। एसटीसी बोल देते हैं या एस2सी बोल देते हैं। ये हमारे पास क्या है, तो ये हमेशा लीनियर इनइक्वालिटीज में बनी हुई चीजें होंगी। तो ये पॉइंट हो गया। अब जब लीनियर इनइक्वालिटीज होगी तो हमें पता है लीनियर इनइक्वालिटीज को हम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास जो चॉइसेस आती हैं हर एक की, उस सबको मिला के एक फीजिबल रीजन बनता है। मीन्स क्या होगा, जब लीनियर इक्वेशन होगा तो लाइन क्या करती है, लाइन को दो हिस्सों में बांट देती है, या तो इधर वाला हिस्सा ओरिजिन से दूर वाला, या ओरिजिन के को कंटेन करता हुआ। मीन्स ये जो बनाता है इसको बोलते हैं ओपन हाफ प्लेन। ये आपका क्या है, हाफ प्लेन है। मीन्स इसको अगर हटा दें तो ओपन का मतलब ओपन इंटरवल, तो ओपन हाफ प्लेन में इस लाइन को हटा के जितना है, मीन्स ये वाले इसको छोड़ के, तो इसको बोलते हैं ओपन हाफ प्लेन। तो ये ऊपर वाला ओपन हाफ प्लेन है, इसी से नीचे वाला ओपन हाफ प्लेन, इसको छोड़ दिया गया है, दोनों ही ओपन लिए गए हैं। तो इस तरीके से हम ये दो एरिया में बढ़ जाता है। तो इनके हमेशा जो रीजन आएगा उसमें फिजिबल जो चॉइसेस होगी वो आपका ये होगा। तो यहाँ फिजिबल रीजन जो कॉमन नहीं है, जो हमारी सभी बातों को नहीं इंक्लूड करके बना पा रहा है, वो आपका इनफिजिबल रीजन है। इसी तरीके से कुछ रीजन बाउंडेड होते हैं, कुछ अनबाउंडेड होते हैं। मीन्स कुछ रीजन बाउंड करेगा, कुछ अनबाउंडेड। जैसे डाइट प्रॉब्लम में हमेशा अनबाउंडेड होगा, क्योंकि आप जितना मर्जी उतना, लेकिन एटलीस्ट इतना होना ही चाहिए। तो डाइट प्रॉब्लम में ज्यादातर है, या न्यूट्रिएंट्स को की जरूरत है, अगर कोई ग्राउंड को, तो वहां पर भी कोई फीड को न्यूट्रिएंट की जरूरत है फार्मर को, वहां सब अनबाउंडेड प्रॉब्लम रहेंगी। तो अनबाउंडेड प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने का अलग तरीका है, वहां ओपन हाफ और ओपन उससे करेंगे। अच्छा, अब यहाँ क्या है, जब ये सब बन जाएगा, मीन्स क्या बनेगा, सबसे पहले क्वेश्चंस का हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या होगा, फिर ऑप्टिमाइजेशन रिसोर्सेस के हमारे पास क्या क्या है, एक्स वाई के फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा। क्वेश्चन को किस में हम सब्जेक्ट टू कंस्टेंट में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हमारा क्या रहेगा, यहाँ हमारा कोई रीजन बनेगा, फिजिबल रीजन। जब ये सब मिल जाएगा तो सॉल्व कैसे करते हैं, तो उन सभी को जब मिलाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, कोई एक फिजिबल रीजन इस तरीके से बन जाएगा, अनबाउंडेड है या बाउंडेड है, कुछ भी इस तरीके से। और यहाँ हमेशा जो कुछ होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, क्योंकि हमेशा डिसीजन वेरिएबल क्या लेना है आपको, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, जब सबको हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। तो जब ये मिल जाएगा तो आपको क्या करना है, इनके जो वर्टिक्स होंगे, मींस जो ये रीजन मान लो आया, इनका जो वर्टिक्स आया, मान लो ये ए बी सी डी, इस तरीके से अगर वर्टिक्स आया, इन वर्टिक्स को कहते हैं फिजिबल रीजन का, ये इसको एफ आर लिख देते हैं, ये आपका फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट है। तो मैक्सिमम या मिनिमम में जो ऑप्टिमाइजेशन है, वो एक एलपीपी की कंडीशन है, थ्योरम है, वो कहती है कि अगर मैक्सिमम मिनिमम पता करना है तो मैक्सिमम मिनिमम जब भी एग्जिस्ट होगा,
तो वो कॉर्नर पॉइंट पर ही होगा और कहीं नहीं हो सकता। तो ये बेसिक पॉइंट हमें मिल गया। इसका मतलब अगर हमें फिजिबल सोल्यूशन चाहिए और ऑब्जेक्टिव हमें पूरा करने के लिए, तो वो केवल कॉर्नर पॉइंट पर मिल सकता है। ए पर मिल सकता है, बी पर मिल सकता है, सी पर, डी पर। मीन जब भी मैक्सिमम मिनिमम की प्रॉब्लम हमें यहाँ पर पता करना है तो केवल आपको कॉर्नर पॉइंट पर ही मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट मेथड। कभी कभी क्या होगा कि आपका अनबाउंडेड है, जब बाउंडेड रीजन है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाउंडेड रीजन में तो हमें पता चल गया, बाउंडेड में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बाउंडेड रीजन में आपको पता है मैक्सिमम भी एग्जिस्ट करेगा और मैक्सिमम मिनिमम भी एग्जिस्ट करेगा। मीन्स दोनों ही ऑप्टिमाइजेशन, ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे, दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे। आपका जेड यहाँ कहेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को हम जेड से लिखेंगे। तो जेड हमारा, क्योंकि एक्स वाई से इधर लिख रहे हैं तो कैपिटल जेड से ऑब्जेक्टिव को लिख देते हैं। तो ये तो दोनों आपके दोनों बातें आ जाएगी बाउंडेड रीजन में। लेकिन अगर अनबाउंडेड है तब थोड़ी दिक्कत होती है। तो अनबाउंडेड में हम कैसे पता करेंगे कि मैक्सिमम मिनिमम है इसमें या नहीं है? तो उसका तरीका क्या होता है कि उसमें हम क्या देखते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है, और केवल एक मेथड पढ़ रहे हैं, ग्राफिकल मेथड। ऐसा नहीं कि और मेथड नहीं होते, बहुत सारे मेथड होते हैं। आगे चल के इसी का एक्सटेंशन देखोगे, अलग से इसको पोस्ट ग्रेजुएट इसका वर्क कराया जाता है, ऑपरेशन रिसर्च करके कहते हैं। तो वहां पर बहुत सारे मेथड से सॉल्व किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है या असाइनमेंट प्रॉब्लम है, अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, जो लेटेस्ट मैथमेटिक्स का पार्ट है। और इसको ऑपरेशन रिसर्च कहते हैं। ऑपरेशन रिसर्च का मतलब जो आपके काम लायक है वो चीजें, और इसका अलग से बहुत बड़ा स्कोप भी है आगे। तो बहुत सारे मेथड सिखाए गए हैं। सिंप्लेक्स मेथड है, मींस मैट्रिक्स का पूरा रोल आ जाता है इसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन यहाँ फिलहाल हमारा जो ग्राफिकल मेथड है 2 डायमेंशन का, और यहाँ केवल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की बात करेंगे। मींस और प्रॉब्लम में नॉन लीनियर भी होती हैं, उनकी बात हम नहीं करते। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग 12th में जो है वही कर रहे हैं। तो ओपन हाफ का मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई अनबाउंडेड रीजन आ गया, मान लो इस तरीके से आ गया और ये वाला रीजन है, तो यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट मान लो, और कोई इधर ले लेते हैं, ये मान लो यहाँ हम एक का दिखा रहे हैं, ए और बी दो यही पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट, क्योंकि इस रीजन के 2 ही पॉइंट मिल रहे हैं, बाकी तो अनबाउंडेड इधर जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या देखा जाएगा, इसके अगर हम मैक्सिमम की बात करेंगे तो हमें क्या देखना है, एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन कैपिटल एम देखना है। एक्स प्लस बी वाई मीन जो जेड आपका रहेगा, जेड इज ग्रेटर देन एक्स प्लस बी वाई, जेड का वैल्यू होगा जो ऑब्जेक्टिव। ग्रेटर देन एम का मतलब ये वाला हिस्सा, ये जेड इज ग्रेटर देन एम का हिस्सा देखेंगे। अगर ये हिस्सा कहीं फिजिबल रीजन से कॉमन आ गया तो इसका मतलब क्या है कि ये मैक्सिमम नहीं हो सकता। मींस इसके ऊपर आपका मैक्सिमम है, आगे जो फिजिबल रीजन में और पॉइंट मैक्सिमम मिल रहे हैं, इसका मतलब कॉमन जहां भी मिल गया तो मैक्सिमम नहीं है। इसी तरीके से एक्स प्लस बी वाई लेस देन एम में अगर इसका नीचे का हिस्सा देखा जाएगा, अगर नीचे का हिस्सा कोई और कॉमन आ गया तो एम जो है मिनिमम नहीं है। ये ध्यान रखना। ओपन हाफ प्लेन, ये ध्यान रखना, इक्वल टू नहीं लेना। यहाँ ओपन का मतलब है इक्वल टू नहीं। ओपन जिसको हम कहते हैं उसका मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल होना चाहिए, ओपन इंटरवल में पता है क्या है। तो ऐसे इसमें ओपन हाफ प्लेन कह दिया जाता है क्योंकि इसमें पूरा एरिया मिलता है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 12.1। इतना जरूरी इसलिए था क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में उसकी जरूरत है। फिलहाल यहाँ हम 12.1 में सॉल्व करेंगे। सॉल्व के वही मेथड सॉल्व करेंगे जो आप लीनियर इक्वेशंस में करते हो। क्या क्या होता है कि एक आपका यूनिक सोल्यूशन होता है, तो यहाँ भी यूनिक सोल्यूशन वाला केस आएगा। यूनिक सोल्यूशन में क्या होगा, जेड का मैक्सिमम मिनिमम दोनों ही एग्जिस्ट हो जाएगा। मैक्सिमम कहा जाए या मिनिमम हो, ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा और एक ही पॉइंट पर करेगा एग्जिस्ट। 80 पॉइंट यहाँ एक ही पॉइंट को ऐसा होगा जहां पर होगा। इसी तरीके से इनफाइनाइट में एनी सोल्यूशन होगा, यहाँ भी इनफाइनाइट में एनी सोल्यूशन होगा। इनफाइनाइट में एनी सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट में एनी सोल्यूशन में क्या होगा, 2 पॉइंट पर वैल्यू बराबर आ जाएंगे। मीन जेड मैक्सिमम आपका किसी लाइन पर हो जाएगा या जेड मिनिमम किसी लाइन पर, जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेंगे ये हम बता देंगे। तो ये ठीक है एग्जिस्ट, ठीक है, एट ईच पॉइंट ऑफ ए लाइन, ईच पॉइंट ऑफ ए लाइन। एक लाइन में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, लाइन में तो लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट के हर एक पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा। इसी तरीके से नो सोल्यूशन होगा। नो सोल्यूशन यहाँ 2 कैटेगरी के होंगे। एक तो होगा कि आपका रीजन ही फीजिबल नहीं हो रहा है, एक तो आपका फीजिबल रीजन ही नहीं एग्जिस्ट होगा, नॉन फीजिबल रीजन आएगा। एक तो ये चांस बनेगा सोल्यूशन में, और दूसरा चांस ये बनेगा अगर नॉन फीजिबल मान लो आपका फीजिबल हो भी गया तो आपका ये केस बन जाएगा यहाँ ओपन हाफ वाला, ये इसमें कॉमन पॉइंट आ जाएंगे। देयर एग्जिस्ट कॉमन पॉइंट, देयर एग्जिस्ट
कॉमन पॉइंट, देयर एग्जिस्ट कॉमन पॉइंट ऑफ z इक्वल टू ax प्लस m, ये हम बनाएंगे x प्लस by। तो ये अगर एक कॉमन पॉइंट कहीं मिल गया तो हम कहेंगे, और ये हमेशा किसमें रहेगा, इन अनबाउंडेड रीजन। ये हम बताएंगे भी कि क्या क्या है। तो सब कुछ वही बातें होंगी जो आप लीनियर में करते आए हो, तो इसीलिए इसको अलग से कराया गया, क्योंकि बहुत से बच्चे सोचते होंगे कि जब हम मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलस से कर ही रहे हैं तो यहाँ क्यों करा रहे हैं। इसीलिए कराया गया है क्योंकि कैलकुलस इसको नहीं इस अप्रोच को सेट नहीं कर पा रहा है, और लीनियर इनइक्वालिटीज का आधा अधूरा हमने पढ़ा था, तो उसी को कंप्लीट करने के लिए ये दिया गया है। और एक्सरसाइज आपका 11th में भी ये पढ़ लेना चाहिए। 11th आपका तभी कंप्लीट माना जाएगा जब आप ये 12.1 की एक्सरसाइज भी समझ लेते हो। तो यहाँ एक एक करके हम क्वेश्चंस को करते हैं। सीबीएसई ने कहा है कि इसको इस बार हम नहीं देंगे, 12.1 को सोल्यूशन नहीं देंगे, केवल फॉर्मुलेशन है। लेकिन जब तक आप सोल्यूशन को समझोगे नहीं तब तक फॉर्मुलेशन आपका अप्रोच सही नहीं रहेगा। तो ये आपका अगर देखा जाए तो 11th का ही है, 11th का लीनियर इनइक्वालिटीज का एक्सटेंशन है। तो जो बच्चे अलग से बुक पढ़ते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज का, उनको ये करना पड़ता है। चलो हम एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 12.1, लेक्चर हमारा 12.1, इसीलिए इसका नाम रखा गया है लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें एलपीपी हम करेंगे। कहा गया मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x। क्वेश्चन है z इक्वल टू 3x प्लस वाई, आगे चल के प्लस 4y, इसी को ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहा जाएगा आगे चल के। और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है, मीन जो इनइक्वालिटी है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है। इस बात को पूरा करने के लिए आपके पास जो है वो क्या है, x प्लस वाई इज लेस आर इक्वल टू 4। हर एक क्वेश्चन में x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 रहेगा। मैंने बता दिया डिसीजन वेरिएबल होते हैं, डिसीजन वेरिएबल कभी भी नेगेटिव नहीं होते। कभी भी अगर आप अपने बारे में सोच रहे हो तो डिसीजन वेरिएबल नेगेटिव कभी भी नहीं सोचना। ये प्रोग्रामिंग की पहली कंडीशन है कि जो डिसीजन हमें लेना है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा ग्रेटर इक्वल टू। तो ये हम हर बार नहीं लिखेंगे, सोल्यूशन आपका हमेशा फर्स्ट वर्ड में आएगा। तो यहाँ देखते हैं, तो अब क्या करेंगे हम, इसके हमारा काम ये बाद में है। सबसे पहले जो 11th में किया है वही काम है। क्या करना है, जो कंस्ट्रेंट है उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन देखेंगे। जैसे हम सॉल्व करते 11th में आए हैं तो उसी से शुरू करेंगे। करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आप सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट एस टू सी कर देते हैं हम। क्या x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो एक ही है लाइन। इसका हम ग्राफ बनाएंगे। 11th में हम जो किए हैं x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ बनाएंगे। तो किस तरीके से, ये हम हर बार नहीं बनाएंगे, एक यहाँ बना देते हैं x y, जल्दी जल्दी कर देंगे 0 4, और यहाँ 0 रखोगे तो ये 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा 4 0 एंड 0 4। ये 2 पॉइंट मिल गए, एक को a मान लो दूसरे को b मान लो। अब ये कह रहा है लेस देन का मतलब ओरिजिन वाला हिस्सा, मीन्स ये वाला एरिया आ गया। अब ये ग्राफ पर ही बनाना है आपको, ग्राफ पर बनाओगे, और ग्राफ पर अगर 2 आ गया तो इंटरसेक्शन पॉइंट पता कर लेना और फिर रख देना। इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व भी कर लेना, क्योंकि एनसीईआरटी ने कहा है, पहले नहीं होता था लेकिन एनसीईआरटी ने कहा है कि इसको सॉल्व कर लिया करो, कभी कभी पॉइंट आपके डेसिमल में आ जाते हैं। तो x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 4, ये वाला एरिया आ गया। अब आपका देखो कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर हैं, आपका देखो कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट है। कॉर्नर पॉइंट मतलब वर्टेक्स, ये आपका क्या बन गया, एक कॉन्वेक्स रीजन बन गया, फिजिबल रीजन जिसको कहते हैं। यहाँ वही नाम दे दे हैं, इसका नाम है फिजिबल रीजन। फिजिबल मतलब जो आपकी चॉइसेस हैं उनको कंटेन करते हो। तो फिजिबल रीजन का क्या आपका आ गया, फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन आपका आ गया ओ ए बी, ये रीजन आ गया, आगे वो भी लिख दो कि ओ से चले। इसमें क्या आ जाएगा, कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट्स आर, कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से मिले, एक तो मिला O 0 0, दूसरा A 4 0 और तीसरा B 0 4। अब क्या करना है, अब आपका ये इतना काम तो 11th का होगा। अब यही काम करना है, Z आपको पता कर देना है। Z का वैल्यू क्या है, Z इक्वल टू 3x प्लस 4y है। अब आप क्या करोगे, Z 8O देख लोगे, तो O पर कितना आ गया, वो मतलब पॉइंट ही रख दो, मतलब Z हम 0 0 पर देख लेते हैं, तो 0 0 ऐसे लाइन बना लेते हैं, इस तरीके से मर्जी बना लो। Z 0 0 पर कितना आ गया, 0। इसी तरीके से Z दूसरे पॉइंट Z A लिख दो, सबसे बढ़िया Z A का वैल्यू 0। Z B पॉइंट मीन 4 0 पर 12 आ गया। इसी तरीके से Z C देखेंगे तो Z C पर 0 4 मीन 16 आ गया। तो आपको जब ये बन जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ मैक्सिमम देखना है कौन सा मैक्सिमम है, क्योंकि हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो मैक्सिमाइज है। ये हमारा, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, यहाँ ऑब्जेक्टिव लिखा नहीं है, ये आपको खुद समझ लेना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन
z इक्वल टू क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज z इक्वल टू दिस। तो मैक्सिमम क्या आ गया 16, तो ये आपका मैक्सिमम हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया कि मैक्सिमम z, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन 16 किस पॉइंट पर है, 8 सी पॉइंट, सी तो हमने लिया नहीं है, ए बी ये हमारा ओ था, ये ओ पॉइंट है, ये था ए पॉइंट है, और यहाँ पर बी पॉइंट है। तो किस पॉइंट पर है, 0,4 पर है, 0,4 पर है। तो इसका मतलब 8 ए पॉइंट बी पॉइंट 0,4 ये पॉइंट्स पर हमारा है। तो 0,4 पर ये आपका मैक्सिमम आ गया। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन था तो एक ही लाइन था, अब हम सारी चीजें नहीं लिखेंगे, एक एक करके लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि z इक्वल टू, इस बार कहा गया क्वेश्चन नंबर 2 में ऑब्जेक्टिव क्या है, मिनिमाइज, मिनिमाइज z इक्वल टू -3x प्लस में 4y, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में दे रखा है x प्लस 2y इज लेस आर इक्वल टू 8, और दूसरा क्या है x प्लस 2y 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y इज लेस आर इक्वल टू 12, और x इज ग्रेटर देन 0 y इज ग्रेटर देन 0। ये दिया ही जाएगा, एलपीपी में लिखा जाए ना लिखा जाए। तो अब देखो क्या है, हमारे चीज नहीं, हम जितना 11 में पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, नहीं फिर छोटी छोटी बातें वीडियो में अननेसेसरी जाएगा, क्योंकि बना के देखोगे तब क्या आएगा। अब आप इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन देखोगे, तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या आ जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 8, दूसरा क्या आ जाएगा 3x प्लस में 2y इक्वल टू 12। तो इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8 0 और इसका 4 0। तो ये मान लो इस तरीके से इक्वेशन, ये आपका 8 0, यहाँ पर 0 4, ये पॉइंट आ गया, क्योंकि 2y को 8 रखोगे तो y का वैल्यू इतना। तो ये आपका एक लाइन बन गया। दूसरी लाइन क्या है, x का वैल्यू 4 आएगा, 3x इक्वल टू, तो ये 4 आ गए, मान लो 4 0 है, और 2 6 0 मीन्स ये इस तरीके से लाइन आएगी। तो 4 0 और 0 6 ये 2 पॉइंट मिल गए। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा, तो सॉल्व करो, माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो -2x इक्वल टू -4, तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो फिर 2x इक्वल टू 4 आ गया, और x का वैल्यू अगर 2 आ गया तो x का वैल्यू 2 यहाँ रख दोगे, तो 2y इक्वल टू 6, तो y का 3 वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ देखो 3 सेटिस्फाई कर रहा है, 9 6 प्लस में 6 12 ठीक है आ रहा है। तो ये पॉइंट मिल गया। अब आपका क्या कहा गया, दोनों लेस देन है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया हमेशा रहेगा, तो ये आपका रीजन आ गया। तो इस पॉइंट का एक कॉर्नर पॉइंट ए आया, इसको बी मान लो, ये सी मान लो, एक ओ है। तो आपका क्या किस पॉइंट पर मीन्स कॉर्नर पॉइंट्स क्या मिले, कॉर्नर पॉइंट्स आर, यही थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है, बाकी सब 12 है। ओ एक 0 0 कॉर्नर पॉइंट है, दूसरा आपका ए 4 0 है जो फालतू उसकी जरूरत नहीं है, बी आपका 2 3 है जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, और सी आपका 0 4 है। अब आपका क्या काम है, जेड ओ पता करोगे, जेड ए पता करोगे, जेड बी पता करोगे, जेड सी पता करोगे, जो मिनिमम है मिनिमम लिख देना है। तो जेड ओ क्या है 0 आएगा, जेड बी देखते हैं तो -12 आएगा, क्योंकि -4 × 3 -12 आएगा। जेड ए जेड ओ 0, जेड ए -12 आया है, ठीक है। जेड बी देखें तो -6 प्लस में 12, तो 6 आ जाएगा ये। जेड सी देखें तो जेड सी आपका क्या है 0 4 है, 0 4 पर 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया मिनिमम, तो मिनिमम क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। तो मिनिमम किस पॉइंट पर आएगा, 8 ए पॉइंट पर मीन्स 8 4 0 पर। मैक्सिमम की बात आती तो मैक्सिमम 0 4 पर आता है, ये मैक्सिमम है क्योंकि बाउंडेड रीजन है, मैक्सिमम 8 0, 4 पर। तो ये इस तरीके से आपका सोल्यूशन होगा। मिनिमम पूछा गया था, मैक्सिमम नहीं पूछा गया, ये पूछा नहीं गया है। तो जो बड़ा वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाता है, जो मिनिमम छोटा है वो मिनिमम है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरीके से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x प्लस 3y। z इक्वल टू इस बार कहा गया है 5x प्लस 3y, इसको आपको मैक्सिमाइज करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। और साथ में का क्या कहा गया है, कंस्ट्रेंट क्या, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है 3x प्लस 5y। तो ये बस लिखना बोलना सीखना है आपको। 3x प्लस 5y दे रखा है लेस आर इक्वल टू 15, 3x प्लस 5y इज लेस आर इक्वल टू 15, और दूसरा दे रखा है कि 5x प्लस 2y लेस आर इक्वल टू 10, 5x प्लस 2y इज लेस आर इक्वल टू 10। ये दोनों दे रखे हैं सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। अब आप देखो इनमें जब करेंगे करस्पॉन्डिंग इक्वेशन से तो इक्वल टू में आ जाएगा। तो यहाँ देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x इसको हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 5x में 5 आ गया, ये मान लो 5 0,
और दूसरा यहाँ 0 3, तो ये 0 3। तो ये आप ग्राफ पर बनाओगे तो एक एक पॉइंट आपका सही आएगा। दूसरा क्या कर रहा है 5x x2 आएगा, ये आपका 2 0 है, और दूसरा क्या आ जाएगा 0 5, यहाँ पर 0 5। तो ये आपका ये लाइन बन गया, ये दोनों लाइन बन गई। इसके बाद इनका इंटरसेक्शन पॉइंट देखते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट तो यहाँ क्या है 3x प्लस 5y, ग्राफ में आपको सीधे मिल जाएगा आपको डायरेक्ट, लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट पता कर ही लो तो ज़्यादा सही। 2y = 10। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया और ये आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से, जैसे आप 10th में सॉल्व किया हो। तो यहाँ 15x आ जाएगा, यहाँ 15x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 6, तो 25 - 6 19y घटाओगे, और यहाँ हो जाएगा 75 और ये आ जाएगा 30, तो 45 आ गया। तो y का वैल्यू तो आपको मिल गया, y = आ गया 45/19। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है, यहाँ 45/19 आया। दूसरा देखो उधर, अब y का वैल्यू किसी एक में रख दो, मान लो फर्स्ट में रख दिया, तो 3x = क्या आ जाएगा 15 - 5y, 15 - 5y मीन्स 45 को तो मल्टीप्लाई करो 225 आ जाएगा /19। ये आ गया 15 माइनस, तो यहाँ 15 × 19 मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ देखो 3x = 15 - 225/19, तो 19 × 15 कितना आ गया 15, 15 9 135, और यहाँ हो गया 15 × 15 तो 285 - 220 60/90 आ गया। तो x = कितना आ जाएगा, यहाँ पर x = आ गया 20/19। तो यहाँ आपका पॉइंट क्या मिल गया 20/19, और ये पॉइंट मिल गया। तो यहाँ देखो और क्या पॉइंट कहा गया, ये भी लेस देन है, ये भी लेस देन है, तो एरिया आपका ये बन गया। पॉइंट क्या, यहाँ ओरिजिन आ गया, यहाँ ए आ गया, यहाँ बी आ गया, इसको सी मान लो। तो कॉर्नर पॉइंट आपके क्या आ गए, कॉर्नर पॉइंट्स आर अगर देखोगे तो कॉर्नर पॉइंट्स आर कौन कौन से हो गए, एक तो O 0 0 हो गया, दूसरा आपका A 2 0 आया, इसी तरीके से B 20/19 एंड 45/19 आया, इसी तरीके से C पॉइंट आ गया 0,3 आया। इन सब पर Z का वैल्यू पता करोगे, Z मान लो Z = क्या है हमारा 5x + 3y है, Z = 5x प्लस में 3y ये रखोगे, तो यहाँ आ गया, यहाँ 10 आ जाएगा सबसे इस पॉइंट पर, यहाँ आ जाएगा आपका 100 और 45, और को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 135 और 100 235 /19 आ जाएगा, और 0 3 पर 9 आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है, 19 10 टाइम्स से ज़्यादा ही है। तो इसका मतलब क्या होगा, मैक्सिमम चाहिए हमें, तो मैक्सिमम कौन सा, बी वाला पॉइंट मैक्सिमम आ जाएगा। ये मैक्सिमम आ जाएगा किस पॉइंट पर होगा, x = 20/19। x हमारे डिसीजन वेरिएबल होते हैं, बता चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया मिनिमाइज z = हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मिनिमाइज z = 3x प्लस में 5y, ये मिनिमाइज करना है, और सच दैट मतलब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में दे रखा है x + 3y इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, और x + y इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, और x y इज ग्रेटर देन 0 तो दिया ही जाता है। तो यहाँ ये दे रखा है, आप देखो जरा, सबसे पहले इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस रखोगे, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप अपने आप करोगे। एक क्वेश्चन में हमने बता दिया है, इसके इक्वल इक्वेशंस में रखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये पॉइंट देखोगे तो x3 आ गया 3,0, दूसरा क्या आ गया, यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये पॉइंट बन गया 0 3 और 3 0 और 0 1, यहाँ आ जाएगा x y 2 2 मीन्स 2 2 आ जाएगा, इसका दोनों के इंटरसेक्शन 2 2 है, एक बार y x की जगह 0, एक बार y की जगह 0, तो ये आपका 2,0 एंड 0,2। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो इंटरसेक्ट, क्योंकि हमारा जो एरिया आएगा दोनों ग्रेटर देन है, मीन्स ये एरिया आएगा, तो इन पर सब हम पता करते हैं, अनबाउंडेड रीजन है। तो यहाँ पर इनका इंटरसेक्शन देखते हैं, तो इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है, x + 3y सॉल्व करते हैं तो सीधा घटा देते हैं, घटा देने पर 2y = कितना आ जाएगा, 2y = 1 आएगा, तो y = 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ 1 एक तो पॉइंट 1/2 रहा, क्योंकि 3y - y और 3 - 2 1, और ये 1/2 x रहा, तो y 1/2 रहा, तो x 3/2 रहेगा, तो 3/2 1/2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट आएंगे वो क्या आ जाएगा, एक तो 3 0 आएगा, इसको a मान लेते हैं, एक तो ये पॉइंट रहेगा, एक b मान लेते हैं, एक c लेते हैं। तो a आपका 3 0 है, b आपका क्या है 3/2 एंड 1/2 है,
और सी आपका 0 2 है। तो ये आ गया। अब z का वैल्यू देखते हैं। z हमारे पास आ गया 3x प्लस में 5y है। तो यहाँ z देखते हैं तो 3 0 पर 9 आ जाएगा, और 3/2 पर देखते हैं 9/2 प्लस 5/2 14, 9/2 3 3 जा 9, और 9 5 14/2 में 7 आ जाएगा। इसी तरीके से देखते हैं 0 2 पर 10 आ जाएगा। तो हमें चाहिए क्या, मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू मिनिमम आ जाएगा। लेकिन ये अनबाउंडेड है, यहाँ ध्यान रखना, बट ये अनबाउंडेड रीजन है। मिनिमम होगा तो यही, लेकिन ये अगर होगा तो यही होगा, लेकिन जरूरी नहीं एग्जिस्ट ही करे, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखना है कि जेड, ये जो रीजन बना है आपका, ये क्या है, फीजिबल रीजन। इसको हम फीजिबल रीजन कहते हैं। फीजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, ये ध्यान रखना, इज अनबाउंडेड, क्योंकि ये आपको गलती नहीं करनी। ये अनबाउंडेड है। जब अनबाउंडेड है मीन्स ऊपर कितना भी जा रहा है, तो यही मिनिमम है। ये कैसे पता किया जाए, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व द ओपन प्लेन। कौन सा ओपन प्लेन, क्या, जेड क्या है आपका 3x प्लस 5y ओपन प्लेन में जेड। अब हमें लेस देन वाला करना है, मिनिमम वाला, तो जेड लेस देन, और क्या पॉइंट हमारे में, जेड लेस देन 7 का ग्राफ देखते हैं। मीन्स 3x प्लस 5y इज लेस देन 7 का ग्राफ देखते हैं। तो लेस देन 7 का ग्राफ ये कौन सा आ जाएगा, इधर वाला एरिया आ जाएगा, नीचे वाला। ये आपका जितना है ये आपका आ जाएगा 3x प्लस 5y, मीन्स z इज लेस देन 7 का ग्राफ आ जाएगा। इसको बोलते हैं ओपन हाफ प्लेन। अब ओपन हाफ प्लेन में अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं z इक्वल टू 7 लेस का, तो लेस देन वाला क्या है, कोई भी फीजिबल चीज कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि ऊपर ही रीजन है। तो क्या, वी ऑब्जर्व द ओपन क्लास, ठीक है, क्या होगा, वी गेट नो फीजिबल पॉइंट इन दिस, ये ध्यान रखना, क्योंकि बहुत जल्दबाजी मत बताना, दिस ओपन हाफ प्लेन। ये जो बुक में दे रखा है वो, ये कोई नहीं रहे। इसका मतलब क्या है, तो मिनिमम z इक्वल टू क्या आया, 7 ही है। किस पॉइंट पर है, 8, जो भी पॉइंट है 8 3/2 1/2 पर। ये ध्यान रखना, सिंपल सी बात है। आप ये जो देखते हैं इसका मतलब क्या है, इससे नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि इसके नीचे और कुछ होगा तो दूसरा मिनिमम हो जाएगा। तो जहां भी ऊपर जा रहा होगा वहां मिनिमम एग्जिस्ट होगा, और जहां नीचे की तरफ होगा वहां मैक्सिमम एग्जिस्ट होगा। तो इसका मतलब क्या, नीचे वाला कवर आपके पास लाइन का है और नीचे ये पॉइंट मिल रहा है, तो यही आपका मिनिमम पॉइंट होगा। तो ये इसकी पहचान होती है। बाकी ये सब तरीका दिया गया है, और ये हायर क्लासेस में इसका फायदा मिलता है, क्योंकि जहाँ बहुत सारे ग्राफ दिए जाते हैं। और यहाँ फिलहाल आपको सिर्फ यही देख लेना है कि नीचे का है तो मिनिमम है, क्योंकि उसने नीचे बाउंड्री इसी ने कंट्रोल कर रखा, बाकी चीजें तो ऊपर जा रही हैं। और अगर इसी तरीके से अगर बाउंड ऊपर से है तो फिर वो मैक्सिमम है। तो ये इस तरीके से हम जल्दी में लिख देंगे, लेकिन फिलहाल ये इसका स्टेप होता है समझने का। कभी कभी एक ही आ जाएगा, तो उसी को कैसे कह दोगे कि मिनिमम है मैक्सिमम है। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑब्जेक्टिव है आपका मैक्सिमाइज, बाकी कुछ भी नहीं है। मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस में 2y, ये आपको करना है। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट है x प्लस 2y इज लेस आर इक्वल टू 10, और दूसरा है 3x प्लस में y लेस आर इक्वल टू 15, ये दे रखा है। तो ये अब देखो जरा, x प्लस 2y इस फॉर्म में दे रखा है। हम वही फिर से वही ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बना के हम देखते हैं, यहाँ पर y की जगह 0 रख देंगे तो x 10 आ जाएगा। 10 मान लो, यहाँ पर 10 0। y का इंटरसेप्ट देखें तो 0 5, y 5 दे रहा है। तो इस तरीके से ये बन गया। अब दूसरी लाइन देखें तो 3x प्लस y इक्वल टू 15, y को 0 रख देंगे तो x 5 आएगा। 5 10 से कम, इधर मान लो आ गया। और y आपका 15 आ जाएगा। 15 मान लो हम यहाँ जगह नहीं है, यहाँ रख देते हैं। एक आपको रफली स्केच यहाँ कर रहे हैं, ये 5 हो गया। तो आपको क्या करना है, दोनों लेस देन है, मीन्स एरिया कौन सा, ये वाला आ जाएगा। तो कॉर्नर पॉइंट, ये पहले इंटरसेक्शन भी जरूरत पड़ेगी इनकी। इंटरसेक्शन यहाँ हम सॉल्व करके कर रहे हैं, लेकिन आप इसको पूरा कर लेना सही से। तो इसको मान लो 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 6x हो गया। यहाँ 2y खत्म करने के लिए तो x माइनस 6x माइनस 5x हो गया। माइनस 5x माइनस 5x इक्वल टू 10 माइनस 30 मीन्स माइनस 20। तो 5x इक्वल टू आपका 20 आया, तो इसका पूरा x इक्वल टू 4 आ जाएगा। x का वैल्यू 4 रखेंगे तो 2y इक्वल टू 6 आ गया, y 3 आ जाएगा। तो यहाँ देखो 4 और 6 10,
और यहाँ भी रख के देख ले तो 12 और 3 15, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व कर, ये आपका पॉइंट आ गया। तो अब देखो कौन कौन से पॉइंट आ जाएंगे यहाँ, ए बी सी और ओ। तो कॉर्नर पॉइंट क्या आ गए हमारा, जब भी सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा, ये थ्योरम है, जब भी सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा तो कॉर्नर पॉइंट ही होगा, चाहे अनबाउंडेड हो या बाउंडेड। वहां भी देखा अनबाउंडेड में भी कॉर्नर पॉइंट ही सोल्यूशन था। कॉर्नर पॉइंट्स आर ओ 0 0। आपका कॉर्नर पॉइंट्स किसका, आप फिजिबल जो रीजियन है या वर्टेक्स का फिजिबल रीजन का हम कर रहे हैं। तो ओ 0 0, ए आपका 5 0, इसी तरीके से बी 4 3 और या फिर सी 0 5, इसी में से कोई ना कोई एक सोल्यूशन होगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं, जेड का वैल्यू हमारा दिया गया 3x प्लस में 2y, तो 3 ये 0 ही आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ 4 3 रखोगे तो 12 और प्लस में 6 21 आ जाएगा और 0 5 पर 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम कहा गया, तो मैक्सिमम क्या आ जाएगा 21 और ये आपका बाउंडेड भी है तो दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम 21, मिनिमम अगर कहा जाता तो 0 आ जाता है। मिनिमम मतलब बिजनेस ही नहीं करना, तो ऐसा पूछा ही नहीं जाएगा कि आपका डिसीजन ही नहीं लेना। 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है मिनिमाइज z इक्वल टू एक्स प्लस 2y। मिनिमाइज करना z इक्वल टू एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y को मिनिमाइज करना है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 3, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 3। एक ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट 2x प्लस वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, x प्लस 2y इज ग्रेटर और इक्वल टू 6, x प्लस 2y इज ग्रेटर और इक्वल टू 6, ये दे रखा है। तो यहाँ x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर 0, वो आपके ये आपका रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल पहले से ही रहेगा, हमेशा रहेगा। तो यहाँ देखो क्या है कि अब आप क्या करोगे, इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस पता करोगे, तो इक्वल टू बन जाएगा। वो हम स्टेप छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें जो है आपको रफली इसके बताना है, यहाँ ग्राफ हम नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ देखो x का वैल्यू 3/2 आ जाएगा, क्योंकि 2x को जब 3 रखोगे तो x का वैल्यू 3/2, तो यहाँ 3/2 0। इसी तरीके से y का वैल्यू 3 आ जाएगा तो 0 3। तो पहली लाइन तो पता चल गया कि क्या कहाँ से पास हो गई, ये मान लो थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अच्छा, दूसरी लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 6, मीन्स x तो 6 आएगा, x आपका ये x एक्सिस है, दूसरा y एक्सिस है, सब लिख नहीं रहे छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि ये अगर इस क्लास में अगर 12th में x एक्सिस और y एक्सिस लिखेंगे तो फिर इसका मतलब आगे कुछ नहीं किया हमने। और दूसरा 0 3 मिल रहा है, क्योंकि अगर इसको रखोगे तो y 3 मिल रहा है, तो ये आपका ये लाइन बन गया। तो यहाँ पर ये पॉइंट दोनों में कॉमन आ रहा है 0 3 और ये। अब रीजन क्या है, दोनों से ऊपर ही जाना है, मीन्स ये एरिया आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक्सेस ग्रेटर तो ये आपका ये रिस्ट्रिक्टेड हमेशा रहेगा, ये रिस्ट्रिक्शन हमेशा रहेगा। तो यहाँ देखो कॉर्नर पॉइंट क्या मिला, कॉर्नर पॉइंट्स या वर्टेक्स ऑफ फिजिबल रीजन, कॉर्नर पॉइंट्स या फिर इसको कह देते हैं वर्टेक्स ऑफ फिजिबल रीजन, वर्टेक्स ऑफ FR मतलब फिजिबल रीजन। तो यहाँ क्या आ जाएगा, A एक 0 3 मिल गया, B मान लो B आपका 2 ही पॉइंट मिले, B आपका 6 0। इन दोनों पर पता करते हैं, तो ZA का वैल्यू कितना आ जाएगा, ZA का वैल्यू आ गया 6 और ZB पता करते हैं, ये भी 6 ही आ गया। अब देखो दोनों 6 आ रहे हैं, तो आप कैसे कह दोगे कौन सा मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो हमें देखना है कि ये मिनिमम वैल्यू है या नहीं है। तो हम क्या पुट करेंगे, हमें क्या करना है, कंसीडर या ऑब्जर्व, कंसीडर कौन सी लाइन, z इज लेस देन 6 को देखते हैं, z इज लेस देन 6 को देखा जाता है। तो z इज लेस देन 6, ये आपका जो ओपन हाफ प्लेन है, ओपन हाफ प्लेन, इसको देखा जाता है। तो z इज लेस देन 6 मतलब x प्लस 2y इज लेस देन 6 वाला रीजन देखते हैं। तो ये रीजन कौन सा आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि यही लाइन को ही तो कहा गया है, यही लाइन है, ये वाली लाइन ही है। तो एक तरीके से ये वाला हिस्सा इसके नीचे देखते हैं, तो नीचे वाले में कोई फिजिबल रीजन नहीं है, ठीक है। तो ये आपका लेस देन, ये आपका डू नॉट कंटेन एनी फिजिबल पॉइंट, कोई फिजिबल पॉइंट या फिजिबल चॉइस नहीं आ रही, फिजिबल पॉइंट को चॉइस भी कहते हैं। तो कोई भी फिजिबल चॉइस नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि मिनिमम z इज इक्वल टू 6। अब यहाँ प्रॉब्लम है कि दोनों आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं। तो यहाँ जब 2 बार आ गए तो इसका मतलब आपका क्या आ गया, यहाँ इसको A पॉइंट हमने रखा, ये A पॉइंट है, दूसरा B है। जब दोनों मिनिमम आ रहे हैं तो इसका मतलब इस पूरे लाइन सेगमेंट में कोई भी पॉइंट ले लिया जाए, ये सबके सब पॉइंट सोल्यूशन है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का केस बन जाता है। तो ये आपका क्या है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन आ गए।
इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का केस बन गया। इसका मतलब क्या है कि z इक्वल टू 6 इज मिनिमम किस पॉइंट पर, एट ईच पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी का वेर ए इक्वल टू 0.3 and b equal to 0.6 and b is equal to 0.6, ये ऐसे लिख दो 0.60। तो मीन्स क्या है कि ए बी के जितने पॉइंट हैं ये सबके सब सोल्यूशन होंगे और सभी पॉइंट पर ये मिनिमम होगा। तो ये आपका इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का केस बन जाता है। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के साथ साथ यहाँ पर ये भी कंडीशन अनबाउंडेड लगा हुआ है। तो ये थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस पर ध्यान देना है कि सॉल्यूशंस कहीं भी अगर आपको इधर उधर देखोगे तो कहीं गलत भी रखा होगा, तो स्ट्रिक्टली आप एनसीईआरटी पर फोकस करना। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वैसे भी आपको करने होते, पढ़ना एनसीईआरटी है। तो वीडियो को हमारा देखते रहो, उससे क्वेश्चंस करते रहो और आप एक तो नोट्स भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। कभी नोटबुक दिखानी हो तो आसानी से आप दिखा दोगे और दूसरा समझ में भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में कहा गया मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इक्वल टू, दोनों कहा गया इस बार कि z इक्वल टू मिनिमाइज मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x प्लस में 10y, ये कहा गया है। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट में है कि x प्लस 2y इज लेस आर इक्वल टू 120, थोड़ा सा बड़ा वैल्यू दे रखा है। और x प्लस y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 60, ये 60 से बड़ा है। और एक लाइन और दे रखा है कि x माइनस 2y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर, ये तो दिया ही जाएगा। तो अब देखो इधर यहाँ भी वही चीजें हैं, 3 लाइन दे रखी हैं, तो हम जो है लाइन बना लेते हैं क्योंकि ये सब बना चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाले में क्या आ जाएगा 120 और 60 मीन्स ये पॉइंट एक 060, क्योंकि 2i को 120 रखोगे और यहाँ 120 रख देते हैं तो 120 0। तो पहली लाइन तो हमारी ये बन गई, ये बन गई x प्लस 2y इक्वल टू 120, ये लाइन बन गई। हम लाइन का नाम नहीं लिखे थे उधर, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन इसलिए लिख देते हैं क्योंकि 11th में हम कर चुके हैं, इतना काम 11th का ही है, सिर्फ थोड़ा सा जोड़ना है मैक्सिमम मिनिमम का। दूसरा क्या x प्लस वाई इक्वल टू 60 मीन्स x 60, तो एक पॉइंट हम ले ही गए हैं और एक यहाँ भी। तो इस तरीके से देखोगे दूसरी लाइन जो है ये लाइन आ गई, इधर जगह हमारे पास होता ही है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 60, तो यहाँ हम ये पॉइंट 60 कॉमा 0 और दूसरा 0 कॉमा 60 रहेगा ही। तीसरा पॉइंट, तीसरी लाइन है x माइनस 2y इज ग्रेटर देन 0 मीन्स ये लाइन है, ये इस तरीके से लाइन जाएगी x माइनस 2y में x इक्वल टू 2y। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 2y। इसका मतलब x वाला एरिया इधर के एरिया जाना है। तो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है इसके नीचे जाना है, इसके ऊपर जाना है और इसके राइट में जाना है, मीन्स x की तरफ जाना है। तो एरिया क्योंकि x इज ग्रेटर देन, ये ध्यान रखा जाता है। तो कौन सा रीजन, ये वाला फिजिबल रीजन आ गया। अब इसमें थोड़ा सा सॉल्व करना था, ये आपका फिजिबल रीजन आ गया। अब फिजिबल रीजन आ गया तो ये पॉइंट पता करने हैं, पॉइंट आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। सॉल्व करने मीन्स एक लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 120, दूसरी लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 60, तीसरी लाइन है x इक्वल टू 2y। ये 3 लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो ये पहली है, ये दूसरी लाइन है, तीसरी है। तो पहले दोनों को सॉल्व करते हैं, घटा देते हैं। तो y इक्वल टू 60 मीन्स जो पहली ये लाइन जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो तो 060 ही रहा, इसमें तो कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, ये 060 हो गया, यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट मीन्स इसके से सिर्फ सॉल्व करना है। तो ये पॉइंट देखो यहाँ क्या, जब इसके 60 वाले से रखोगे x की जगह 2y रख दोगे, तो यहाँ अगर रखोगे तो x की जगह तो 3y इक्वल टू 60, तो y इक्वल टू 20 आ जाएगा, y 20 तो x 40, तो ये पॉइंट आ गया 40 20, ये मिल गया 40 और 20। इसी तरीके से हम जो है अगर इसमें सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो गया 4y इक्वल टू 120, तो 4y 120 तो y 30 आ जाएगा। जब y 30 हो गया तो x 60 हो जाएगा, x दुगुना है उसका, तो ये आपका 60 30 आ जाएगा। तो ये आपका पॉइंट क्या मिल गया, कॉर्नर पॉइंट। एक आगे a मान लो, दूसरा b मान लेते हैं, ये c मान लेते हैं, d मान लेते हैं। तो आपका कॉर्नर पॉइंट क्या मिला, कॉर्नर पॉइंट सर यहाँ हम लिख देते हैं कॉर्नर पॉइंट या वर्टेक्स ऑफ फिजिबल रीजन पॉइंट सर क्या मिला यहाँ पर, a 60 0, इसी तरीके से b 120 0, इसी तरीके से c 60 30, इसी तरीके से d 40 20। तो ये सॉल्व करना आना चाहिए। अब इन सब पर z का वैल्यू पता करते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम z का वैल्यू क्या आ गया, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो z क्या है 5x प्लस में 10y,
10y, तो यहाँ रखोगे तो क्या आ जाएगा z, ये 300 आ जाएगा। दूसरा वाला रखेंगे, यहाँ हम हटा देते हैं, ये लिख देते हैं यहाँ 060। तो इसी तरीके से इसमें रखोगे तो 120 इंटू 10, ये 600 आ जाएगा। इसी तरीके से 60 और 30 पर देखेंगे तो 300 300 ये भी 600 आ जाएगा। इसी तरीके से 40 वाले पर देखेंगे तो 200 और 200 ये 400 आएगा। तो हमें कहा गया है इसका मिनिमम पॉइंट, तो मिनिमम तो पता चल गया 300 है। तो मिनिमम जेड की तो प्रॉब्लम नहीं है कि मिनिमम जेड कितना आ गया 300, किस पॉइंट पर 8x इक्वल टू 60, 8x इक्वल टू 60 एंड y इक्वल टू 0। लेकिन मैक्सिमम 2 पॉइंट पर आ रहा है, दोनों पर, b और c दोनों पर। तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा कि मैक्सिमम z इक्वल टू 600 एट ईच पॉइंट, क्योंकि ये इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स आ गया, एट ईच पॉइंट, क्योंकि 2 पर आ गया तो यहाँ एट ईच पॉइंट आप BC, ठीक है, वेयर b इक्वल टू पॉइंट सब लिखा हुआ है, b इक्वल टू 120 एंड c इक्वल टू 120 एंड c इक्वल टू, c भी आपका आया है 60-30। इसके हर एक पॉइंट पर BC जो आपका लाइन सेगमेंट है उसके हर एक पॉइंट पर ये आपका वैल्यू 600 ही रहेगा। तो ये आपका इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का केस आ गया। तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन यहाँ आ गया, क्योंकि एक लाइन में बहुत सारे पॉइंट होते हैं तो कोई भी पॉइंट इसका सोल्यूशन हो सकता है। तो ये आपका इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का केस आ गया। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम z इक्वल टू x प्लस 2y। इस बार कहा गया है z इक्वल टू x प्लस 2y और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में है, आपके पास सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दे रखा है x प्लस 2y इज ग्रेटर और इक्वल टू 100, x प्लस 2y इज ग्रेटर और इक्वल टू 100। एक ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है और दूसरा कहा गया है 2x माइनस वाई इज लेस आर इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इज लेस आर इक्वल टू 0, मीन्स ओरिजिन से पास होने वाले लाइन कांस्टेंट टर्म हटा दिया गया है। और देखकर 2x प्लस वाई इज लेस आर इक्वल टू 200। तीसरा कहा गया 2x प्लस वाई इज लेस आर इक्वल टू 200। तो एक ये दे रखा है लेस आर इक्वल टू 200, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। यहाँ भी वही, इस बार मैक्सिमम मिनिमम दोनों कहा गया है। हमें दोनों वैल्यू पता करना है कि मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है, बात वही है। आपको यहाँ बाउंडेड बन जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ आपका काम क्या है, यही कि आप इसका ग्राफ बनाओगे x एक्सिस और y एक्सिस। तो x में क्या, ये पॉइंट पहले देखो इधर इसका x प्लस 2y इक्वल टू 100, तो x आपका 100, ये आपका 100 0 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट देखोगे y एक्सिस पर तो 0 50 आ जाएगा, क्योंकि 2y इक्वल टू 100 तो y 50 आ जाएगा x 0 रखने पर। दूसरा यहाँ देखो x इक्वल टू 100 ही रहा, मीन्स यही पॉइंट रहेगा, और y इक्वल टू 200 आ जाएगा। 200 हम ऊपर रख देते हैं, यहाँ जगह नहीं है इतना रख देते हैं। तो ये पॉइंट कह रहे, ये जो यहाँ से आएगा मीन्स ये पॉइंट जितना आएगा और ये पॉइंट, ये दोनों इसी 100 से पास हो रहे हैं, ये कॉमन पॉइंट है। फिर तीसरा है 2x माइनस वाई, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2x इज लेस आर इक्वल टू वाई, मीन्स इस बार y की तरफ बढ़ा है तो एरिया ऊपर की तरफ जाएगा। ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है। तो आप देखो तो जब इससे पास होने लाइन, तो ये तीनों लाइन मिल गई आपकी। ये आपका लाइन है 2x इज लेस आर इक्वल टू वाई, मीन्स 2x इक्वल टू वाई यहाँ कहेंगे। ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है, ये लाइन तीनों पता है ही है। ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, मीन्स 100 से 200 से पास वाली ये सेकंड लाइन है। तो यहाँ देखो जरा, अब क्या कहा गया है यहाँ पर कि 100 से ऊपर होना चाहिए। यहाँ का 100 से ऊपर होना चाहिए, मीन्स ये वाला से ऊपर होना चाहिए, इससे नीचे होना चाहिए और y की तरफ होना चाहिए, मीन्स ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया आ गया, इन दो को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ एक ये पॉइंट आएगा इंटरसेक्शन, तो ये पॉइंट देखो y की जगह 2x रख दो। अगर इसमें रख रहे हो फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाला ये है, तो y की जगह 2x रखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 5x इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 20, क्योंकि 5x 5 से डिवाइड कर देना है, x 20, तो y कितना आ जाएगा 40, तो 20 40 आ गया। इसी तरीके से दूसरे वाले में देखो, यहाँ पर इससे सॉल्व करोगे तो y की जगह 2x रख दोगे तो 4x इक्वल टू 200, तो x इक्वल टू 50 आ जाएगा। तो x 50 आ गया तो y कितना आ जाएगा 100, y उसका दुगना है। तो यहाँ ये पॉइंट सब मिल गए। तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से मिले यहाँ पर,
कॉर्नर पॉइंट आपको मिल गया यहाँ पर, कॉर्नर पॉइंट्स आर या वर्टेक्स ऑफ द फिजिबल रीजन, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन, ध्यान रखना ये एफ आर फिजिबल रीजन है। आर कौन कौन से पॉइंट हैं, एक ए 50-100, ए पॉइंट है 50-100, बी इसको बी मान लेते हैं, बी आपका है 20-40, ये आपका 20-40, सी मान लेते हैं इसको 0-50, सी आपका 0-50 है। इसी तरीके से डी आपका है 0-200। अब इन सब पर जेड का वैल्यू पता कर लेते हैं, जेड ए कितना आएगा, जेड बी कितना आएगा, जेड सी कितना आएगा, तो ये हम एक एक पता कर लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं जेड ए कितना आया, क्योंकि जेड इक्वल टू दे रखा है x + 2y, तो यहाँ देखते हैं यहाँ से जेड कितना आ जाएगा, x + 2y मीन्स 50 और 200 250 आ जाएगा। यहाँ देखते हैं तो ये आ गया 80 और 20 100 हो जाएगा। यहाँ इसी तरीके से देखते हैं 0-50 पर, यहाँ भी 100 आ जाएगा, और इस तरीके से देखते हैं यहाँ पर तो ये 400 हो जाएगा। तो मैक्सिमम कितना, इस बार मैक्सिमम 400 है और मिनिमम 2 पॉइंट पर है, तो यहाँ भी इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन आ जाएगा। तो ई मिनिमम पॉइंट क्या आ जाएगा, मिनिमम जेड 100 आया, लेकिन किस पॉइंट पर, एट ईच पॉइंट आप लाइन सेगमेंट कौन सा लाइन सेगमेंट, BC वेयर B इक्वल टू, हमारे जो BC ऐसा लिख देते हैं, वेयर B इक्वल टू, ये लिखा है ये, वेयर B इक्वल टू 20-40 एंड C इक्वल टू 0-50, मीन्स इस दोनों पॉइंट से पास होते हुए जो लाइन बनेगी, लाइन सेगमेंट बनेगा, उसका हर पॉइंट इसका सोल्यूशन होगा, मीन्स ये इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का केस है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है मैक्सिमाइज z इक्वल टू -x + 2y, मैक्सिमाइज z इक्वल टू -x + 2y। क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया है मैक्सिमाइज z इक्वल टू, केवल मैक्सिमम पता करना है, -x + 2y ये दे रखा है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में कहा गया है x > 3, दूसरा कहा गया x + y ≤ 5, और तीसरा कहा गया x + 2y ≤ 6। साथ में कहा गया y > 0, क्योंकि x > 3 दिया गया है। आप सबसे पहला काम है x एक्सिस y एक्सिस की ग्राफ बनाओगे, x = 3 y के पैरेलल लाइन, इसको x = 3 लाइन कहते हैं, जो 30 से पास हो रहा है, यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके बाद x + y 5, तो यहाँ 50-05 से पास होगा, ये आपका 50 एंड 05 से पास होने वाली लाइन है। लाइन को अब ग्राफ पर बनाना है, आपको ध्यान रखना, सारा कुछ ग्राफ पर करना, इसीलिए हम यहाँ बोर्ड पर रफली स्केच कर रहे हैं। x आपका 6 आएगा यहाँ, ये आपका 60 तीसरी वाली लाइन, और ये आपका 603 से आज पास होगा, तो ये आपका 03, तो ये पॉइंट आपका 03 आ गया। तो ये आपकी थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन मीन्स x + 2y = 6 वाली लाइन है। ये लाइन x + y = 5 है, 5 का इंटरसेक्ट पर, ये x = 3, ये तीनों लाइन है। अब क्या कहा गया है, किस तरीके से कहा गया है कि आपको x y > 0, x > मीन्स इसके इधर जाना है, सब ऊपर ही जाने हैं, मीन्स ये वाले रीजन पर जाना है। तो पॉइंट पता कर लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा, एक इसका सोल्यूशन क्या आएगा, एक तो a आएगा 60, कॉर्नर पॉइंट जो आपको मिल रहे हैं उनको देखना है। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या मिले आपको, कॉर्नर पॉइंट्स आर, एक तो 60, ये a पॉइंट मान लो, दूसरा यहाँ b ले लेते हैं, b पॉइंट मीन्स इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो माइनस कर देना, तो y = क्या आ जाएगा 1, y आपका 1 आ गया, और y1 x 4 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया, b आपका 4 1, x आपका y 4 आया है, y 1 आया, ठीक है, y 1 और x 4, तो ये वैल्यू आ गया। इसी तरीके से आपका यहाँ पॉइंट इसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो x तो यहाँ 3 है, x 3 है और इस लाइन पर रख दिया गया है, मीन्स कौन सी लाइन है, x + y वाली, तो जब इस पर रखोगे 3 तो ये 2 आ जाएगा, तो 3 2, तो कॉर्नर पॉइंट क्या मिलेगा, a, एक को b, इसको c मान लेना, तो a b आपका क्या मिलेगा 4 1, c इसी तरीके से पॉइंट 3 2, ये सभी पॉइंट मिल गए आपके कॉर्नर पॉइंट। अब देखो इन पर z का वैल्यू देखो, तो z आपका क्या आया, पहला आया -6, z = -x + 2y है, तो ये कितना आ गया -6। इसी तरीके से b 4 1 पर देखोगे तो -4
प्लस में 2 माइनस 2 आ जाएगा, और सी पर देखोगे 3 2 तो -3 + 4 यहाँ 1 आ जाएगा। तो पूछा क्या गया यहाँ मैक्सिमम, तो जब मैक्सिमम होगा इसका तो 1 होगा। अभी देखना है अनबाउंडेड रीजन है, मैक्सिमम 1 तो है बट मैक्सिमम, ठीक है, मे बी, ये भी है नहीं कंफर्म, मे बी, ठीक है, बट फीजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, ये भी देखना है, भी ध्यान रखना है, ये अनबाउंडेड है। तो जब अनबाउंडेड है तो हम देखते हैं, तो हम क्या करें, क्या किसको कौन सा ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व ओपन हाफ प्लेन, क्योंकि मैक्सिमम के लिए ओपन हाफ प्लेन, कौन सा ओपन हाफ प्लेन, जेड, जेड का मतलब -x प्लस में 2y, -x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 1, मीन्स क्या है, -x प्लस 2y वाला ग्राफ बनाओ। तो देखो जब ये ग्राफ बनाओगे तो -x प्लस 2y कहाँ से पास होगा, x, अगर इस लाइन को देखें तो ये लाइन देखो कहाँ, -x, x का मतलब -1, मीन्स अगर ये हम ओरिजिन ले रहे हैं तो -1 0 से, एक तो ये पास हुआ, और दूसरा y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2, y का वैल्यू कहीं से यहाँ से। अब देखो ये जब ग्राफ जाएगा इस तरीके से, ग्राफ कहीं जाएगा इस तरीके से, ये लाइन आपकी क्या है, -x प्लस में 2y इक्वल टू 1, तो इससे ग्रेटर देन, तो इससे ग्रेटर देन, तो ये मिल रहा है, बहुत सारे रीजन यहाँ कॉमन आ रहा है, तो ये आपका कॉमन फीजिबल रीजन आ रहा है। तो जब कॉमन फीजिबल रीजन आ रहा है, ठीक है, किससे, विद ओपन हाफ प्लेन, विद ओपन हाफ प्लेन, ओपन हाफ प्लेन से आ रहा है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर, ये दिस इम्प्लाइज दैट कॉमन आ रहा है, देयर एग्जिस्ट कॉमन पॉइंट्स विद फीजिबल रीजन, विद फीजिबल रीजन, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट देयर डू नॉट एग्जिस्ट, या देयर डज नॉट एग्जिस्ट क्या, एनी मैक्सिमम z, कोई इसमें मैक्सिमम z एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये नॉट एग्जिस्ट मीन्स नो मैक्सिमम। तो यहाँ क्या आ गया, नो मैक्सिमम मीन्स इसका फीजिबल रीजन तो बन रहा है, आपके कंस्ट्रेंट तो सही है, लेकिन आप कितना मैक्सिमम है कुछ पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम का कोई वो नहीं है। आपका मैक्सिमम क्या, इनफाइनाइट मैक्सिमम है। अगर आपसे पूछा जाए क्या है मैक्सिमम, तो यहाँ पर मैक्सिमम इज इनफाइनाइट। अगर कहीं ऑप्शन में दे रखा है, कहीं आपका इंजीनियरिंग टाइप के क्वेश्चन में है, तो मैक्सिमम इज इनफाइनाइट, यहाँ नॉट डिफाइंड मीन्स कितना भी मैक्सिमम हो सकता है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मीन्स आपका प्रोग्रामिंग सही है, प्रोग्रामिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका मैक्सिमम बहुत ज़्यादा हो सकता है, जितना आप प्रॉफिट लेना चाहो ले सकते हो, अगर ऐसा कोई कंस्ट्रेंट से बन गया ऑब्जेक्टिव। तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मैक्सिमम z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मैक्सिमाइज करना है। इस बार z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इस बार आपका x प्लस वाई कहा गया, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट दे रखा है x माइनस वाई इज लेस आर इक्वल टू -1, और दूसरा दे रखा है -x प्लस वाई इज लेस आर इक्वल टू 0। तो यहाँ लाइन बनाओगे तो यहाँ इसमें रखोगे तो x का वैल्यू -1 मीन्स यहाँ से एक पास हुआ और एक y1, तो आपका लाइन कैसे जाएगा, लाइन कैसे भी बना सकते हो, मेन चीज क्या है, इधर हमारा जो लाइन तो इनफिनिट, हमारा जो रीजन होगा वो इधर होगा। तो यहाँ कहा गया, इसको अगर आप 1 के हिसाब से लिखो तो -x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, मीन्स इधर वाला एरिया आ गया पॉजिटिव का, अपर वाला। दूसरा क्या कहा गया, -x प्लस वाई, ये भी इसके पैरेलल ही है, तो -x प्लस वाई ये लाइन आ गया। ये क्या कह रहा है, इसको अगर लिखोगे तो इसका मतलब हो गया y इज लेस आर इक्वल टू x, इसका मतलब x से ग्रेटर वाला ये वाला लाइन, मीन्स ये लाइन आपकी y इक्वल टू x वाली लाइन है, और ये लाइन है -x, इस लाइन का नाम है -x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो ये कह रहा है इधर वाला एरिया, और ये कह रहा है इस तरफ वाला एरिया, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मीन्स इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है क्योंकि आपके डिसीजन वेरिएबल। तो ये आपका क्या आ जाएगा, नो फीजिबल, यहाँ कोई कॉमन एरिया मिल ही नहीं रहा है, मीन्स नो फीजिबल रीजन, कोई बात इसमें बन ही नहीं रही है। तो कभी कभी क्या होगा, फीजिबल रीजन ही नहीं बनेगा, इसलिए सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ क्या है, मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों, सिंस देयर इज नो कंस्टेंट ही आपका गलत है, देयर इज नो फीजिबल रीजन। और 9th क्वेश्चन में क्या था, वहां फीजिबल रीजन था, लेकिन जो है मैक्सिमाइज आपका बहुत सारा हो सकता था, ये दोनों में अंतर है। तो यहाँ भी मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट है,
मिनिमम भी डज नॉट एग्जिस्ट, कुछ भी नहीं, यहाँ मिनिमम हो जाएगा, मैक्सिमम नहीं होगा सर। तो ये आपका था क्वेश्चन जो सॉल्व करना था। जबकि एलपीपी में जो दिया गया है, एलपीपी में जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो हम देखते हैं क्या क्या है, क्योंकि हम एक एक करके इस वीडियो में जितना कवर हो पा रहा है उतना हम कर रहे हैं। तो हमें एलपीपी में करना क्या है, ये एक्सरसाइज 12.1 हमारा यही हो रहा है। 12.2 की थोड़ी सी आपको भूमिका हम करा देते हैं कि 12 पॉइंट में है क्या क्या, हमें करना क्या है। तो 12 पॉइंट में हम जो प्रॉब्लम करेंगे वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है उसको हम एक एक थोड़ा सा देख लेते हैं। उसमें जो हमारी प्रॉब्लम है वो हमें करना है एलपीपी, कहते किसको है, एलपीपी नाम, प्रॉब्लम्स नहीं है इसमें, चैप्टर के नाम में एलपी लिखा हुआ है सिर्फ लीनियर प्रोग्रामिंग, लेकिन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है यहाँ। तो पहला है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स, जो आपके सिलेबस में है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स। और आप देखोगे ज्यादातर क्वेश्चन इसी के हैं, मतलब 50% इसी के क्वेश्चन है पूरे बुक में। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम के बाद में आपके पास आता है दूसरा था डाइट प्रॉब्लम्स, इसके भी क्वेश्चन है डाइट प्रॉब्लम्स, लगभग में इसके भी क्वेश्चन आप मान के चलो, इसके भी 25-30% क्वेश्चन है, मीन्स इसके भी लगभग में 4-5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन मान के चलो, आता भी बोर्ड में यही है डाइट प्रॉब्लम। तीसरा है एलोकेशन प्रॉब्लम, ये है आपके सिलेबस में एलोकेशन प्रॉब्लम्स है। और फोर्थ है आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इसके केवल 3 क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ये हम एक एक करके बता रहे हैं। एक्सरसाइज 12.2 में यही है सिर्फ, उसके पहले एक एग्जांपल्स में दे रखा है, और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एग्जांपल में भी नहीं है, मिसलियस में है, ये आपके मिसलियस में एग्जांपल और क्वेश्चन भी है, 2 क्वेश्चन है और एक एग्जांपल है, 1 एग्जांपल भी यहाँ कर देना, 1 एग्जांपल और 2-3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मान लो, 3 क्वेश्चन है केवल इसके। आगे चल के इसका अलग से पार्ट अलग से बन जाता है, एलपीपी से अलग आगे सिखाया जाता है ऑपरेशनल रिसर्च में, इसलिए थोड़ी सी इसकी भूमिका बन जाएगी, आपको हायर क्लासेस में जरूरत पड़ेगी या फिर आप कोई कंपटीशन की तैयारी करो उसके लिए। तो हम एक एक आपको बता देते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम कैसे होती है और क्या क्या होता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 8 हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में कहा गया है कि a manufacturing company makes 2 model A and B of a product. Each piece of model A requires 9 labor hours of fabricating and 1 labor hour for finishing. Each piece of model B requires 12 labor hours for fabricating and 3 labor hour for finishing. So for fabricating and finishing, the maximum labor hours available are 180 and 30 respectively. The company makes a profit of rupees 8,000 on each piece of model and A and 12,000। मतलब मीनिंग क्या है, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्या होगी मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम ऐसे दी जाएगी कि आपके पास कुछ मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, जैसे यहाँ पर दो टाइप के कोई प्रोडक्ट बना रहा है, तो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपके पास क्या क्या चीज़ है, पहली चीज़ तो आपको प्रॉफिट कितना है, तो आपका Z मीन्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका क्या होगा Z। जैसे इसमें कहा गया कि एक पर 12,000 रुपये मिल रहे हैं, दूसरे पर 18,000 मान लो मिल रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट क्या है, अगर पहला प्रोडक्ट मान लो X बनाया दूसरा Y बनाया तो प्रॉफिट कितना होगा, 10 जो भी है 12,000 X प्लस में 18,000 Y, इस तरीके से आपका प्रॉफिट आ गया। मीन्स जो ऑब्जेक्टिव है इसी को मैक्सिमाइज करना है। फिर क्या आपके पास लेबर आवर्स कितने हैं, लेबर आवर्स मान लो कितने अवेलेबल हैं, मशीन आवर्स कितना है और कितना आपके पास जो है मैनुअल है, उन सब का हमारे पास एक मैथमेटिकल एक फार्मूलेशन होगा। फिर हम क्या करेंगे, उसको इसी मेथड से जो भी सॉल्व किया है उससे सॉल्व करेंगे। ऐसे देखते हैं डाइट प्रॉब्लम क्या होती है। डाइट प्रॉब्लम मतलब एग्जांपल नंबर 6 है कि अ डाइटिशियन विशेस टू मिक्स 2 types of food in such a way that the vitamin contents of the mixture contains at least 8 units of vitamin A and 10 units। यहाँ क्या होता है, 2 टाइप के विटामिन मान लो लेने हैं, विटामिन ए और विटामिन सी, तो अब आपको क्या करना है, उसके मिनिमम आपको ऐसा न्यूट्रिएंट लेना है, मीन्स ऐसा फूड की व्यवस्था करनी है कि मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट तो मिले ही मिले। तो अब आप देखना है कि पहले जो पहला फूड है उसकी कॉस्ट क्या है, पर रुपये पर कितना किलोग्राम है और उसमें कितनी यूनिट पर किलोग्राम मिल रहा है आपके विटामिन के। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए फिर आपको मिनिमम कॉस्ट पर आपको सारा चीज मीन्स मैक्सिमम विटामिन लेना है। तो यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम डाइट प्रॉब्लम से रिलेटेड आएगी ये हमेशा अनबाउंडेड रहेगा, क्योंकि एटलीस्ट की बात की जाएगी, एटलीस्ट कहा जाएगा, नो मोर देन कहा जाएगा, ये सब टर्मिनोलॉजी आएगी। तो ये डाइट प्रॉब्लम। एलोकेशन प्रॉब्लम का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे थोड़ा बहुत आप पढ़ के रखो। तो अब जैसे इसमें एग्जांपल नंबर 7 है कि अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर्स हैज 50 hectares of land to grow
टू क्रॉप्स एक्स एंड वाई। यहाँ क्या है, कुछ फार्मिंग के लिए है, तो आपको कुछ लैंड को एलोकेट करना होता है, मीन्स कुछ हिस्सा हम इसमें कुछ उगाएं, इसमें कुछ उगाएं, फिर हमें क्या होता है प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना है, हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम लगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो है ये प्रॉब्लम आ जाती है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होगा, एक जगह कहीं होगा, वहां से हमें सप्लाई करना होगा सारी चीजें, और फिर हम जो है उनको एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक्सरसाइज 12.2। ओके, थैंक यू।